I think I am alive here and आज हम यहाँ पे कैट एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैट एग्जाम क्या है और स्टूडेंट को किस प्रकार से उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आज डेट है 2 नवंबर और इसके बाद कैट के लिए एक मंथ बाकी है। इस टाइम पे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कैट में स्कोर नहीं आ रहा होता है और कुछ लोगों का स्कोर बढ़ नहीं रहा होता है। कुछ लोगों का स्कोर ऊपर से नीचे हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, हो रहा होता है। तो स्टूडेंट बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मॉक स्कोर में ज़्यादा करके। तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा एक्चुअल कैट में भी स्कोर नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी रिलेटेड नहीं होता क्योंकि मॉक्स की डिफिकल्टी लेवल हायर लेवल पे होती है और कैट की डिफिकल्टी लेवल लोअर लेवल पे होती है। और दोनों में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कैट में क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही ऐसे ट्रिकी टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब तुम्हारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारे कैट में आते हैं, और मॉक्स में आते हैं ना, वो ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल क्या हाई होती है और बहुत ही लेंदी भी होती है। वो मॉक्स ऐसा ही इसलिए बनाते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट होता है ना, फॉर एग्जांपल टाइम्स हो गया, सिमकैट हो गया, या कोई भी हो गया, कैट किंग हो गया, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती है ना, वो ज़्यादा अच्छे से हो। क्यों, अगर तुम्हारे मॉक्स में स्कोर आ जाएगा, तो अगर तुम्हारा मॉक्स में स्कोर आ जाएगा 50 प्लस आ जाएगा, 60 प्लस आ जाएगा, तो वो होते हैं ना, तो फिर आप पढ़ाई नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए कुछ मॉक्स में डिफिकल्टी लेवल बहुत ही हाई रखते हैं, कुछ मॉक्स में डिफिकल्टी लेवल बहुत ही लो रखते हैं। उसका मेन रीजन यही है कि स्टूडेंट जो होशियार स्टूडेंट है ना, उनका मॉक्स में मतलब मॉक कैट में ज्यादा स्कोर आने वाला है, वो भी पढ़ाई करे। और जो लो लेवल का आएगा ना, वो भी पढ़ाई करे। पर कुछ लोगों का इस पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है क्योंकि जो लोग नीचे रहते हैं ना, बहुत ही नीचे जाते हैं 20 के और 20 30 40 पे होते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि मेरा कैट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मॉक्स मॉक्स में कभी कभी कुछ कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, मेरे स्टूडेंट, कि उनका स्कोर मॉक्स में 30 40 आता है और वो एक्चुअल कैट में 80 90 मार के आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 50 60 मॉक्स में मार रहे होते हैं, पर उनका स्कोर नीचे आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मॉक्स की प्रिपरेशन अलग है और एक्चुअल कैट की प्रिपरेशन बहुत ही अलग है। तो ये हो गई एक बात। और दूसरी बात कि मतलब जिसका कंसेप्ट अच्छे है ना, क्वांट के कंसेप्ट हो गए, तो वो बंदा ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेगा क्वांट में। और मैंने ज्यादातर केसेस देखा है कि क्वांट में जिसके मॉक्स में स्कोर आ रहा है पर उसके कंसेप्ट वीक है ना, वो भी एक्चुअल डे पे मात खा जाता है कभी कभी। और मॉक्स के बेनिफिट देखो, अगर आप मॉक्स दे रहे हो ना, तो आपका 80 to 90% सिलेबस वहीं पे कवर हो रहा है। तो लास्ट में स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, लास्ट के 30 मिनट 30 डेज में, कि वो मॉक्स को एनालाइज करे हर मॉक्स को। मैंने अपने कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे क्या किया था बताइए। मैंने जब मॉक्स पहले तो दे दिए थे, मतलब मैंने सब जून जुलाई से मॉक्स देना स्टार्ट किया था। मेरे अक्टूबर तक 30 मॉक्स हो चुके थे। उसमें अच्छा स्कोर आ रहा था, कुछ में नीचे स्कोर आ रहा था। बट मैंने क्या किया था, लास्ट 1 मंथ में बिल्कुल मॉक्स नहीं दिए थे। और दे भी देता था तो एक वीक के अल्टरनेट डे पे देता था। और उसमें भी मैं क्या करता था, बाकी जो टाइम होता है ना वीक में, मेरा मॉक्स मॉक्स का एक मॉक देने का और उसका एनालिसिस करने के लिए मुझे 1 वीक जाता था। अगर वो 1 वीक होता है ना, वो छोड़ के मैं एक वीक्स में मेरे पास 6 डेज रहते थे, तो 6 डेज में मैं कम से कम 6 मॉक्स मेरे एनालिसिस करता था पीछे के। मतलब मैंने पहले भी किया होता था, मॉक्स देने के बाद भी करता था, पर लास्ट 30 डेज में मैं वो 6 क्वेश्चंस में जो जो क्वेश्चंस मेरे डिफिकल्ट गए हैं या कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, उनका भी मैं एनालिसिस करता था। तो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते थे,
अगर 6 डेज में मैंने अब सपोज कैट पहले 3 घंटे की होती थी, अब 2 घंटे की है। तो अब सपोज आपने 1 वीक में 7 मॉक्स एनालिसिस की, तो हर मॉक्स के मिनिमम में कहता हूँ 50 क्वेश्चन सॉल्वेबल क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया। तो सिर्फ 5 मतलब तुम्हारे 1 वीक में 300 क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। मैं सब डर रहा है, सब क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, डीएलआर के क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ, फिर से वर्बल के क्वेश्चन से इंक्लूड कर रहा हूँ, और कॉन्ट के ऐसे। अगर तुम यहाँ से भी स्टार्ट करोगे ना, तो हर वीक में 300 क्वेश्चंस, तो तुम्हारे कैट कैट के टाइम तक 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट प्रिपरेशन है, क्योंकि कैट में ज्यादा कर तो अगर जितने भी तुमने के अच्छे से क्वेश्चंस किए ना, तभी भी तुम्हारा लास्ट डे तक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब तुम्हारा कॉन्ट अच्छा हो जाएगा, ओवरऑल अच्छा हो जाएगा, डीएलआर एक लाइन पे आ जाएगा। तो और इस तरह के स्टूडेंट होते हैं एक टाइप के। और दूसरे टाइप में आते हैं जो खुद को ही कोसते रहते हैं, यार मेरा मॉक्स में नहीं स्कोर आ रहा, ये स्ट्रेटेजी देखते हैं, ये स्ट्रेटेजी देखते देखते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी सिर्फ देखते हैं पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। मुझे लगता है कि आप देखा कम करें और उसको इम्प्लीमेंट ज्यादा करने का ट्राई करें। और जैसे आप मतलब मुझे लगता है कि आप ज्यादा इसे मतलब मॉक्स देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा, rather देन यू आर थिंकिंग दैट दिस वीडियो हेल्प मी, दिस वीडियो हेल्प मी। और कुछ टीचर लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं मैं आपका डीएलआर देख लूंगा, 3 आवर का लेक्चर कीजिए, मैं आपका डीएलआर सॉल्व कर दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं डिफिकल्टी लेवल, तुम्हारा डीएलआर तो निकाल के देगा। ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि डीएलआर सेक्शंस में को क्रैक करने के लिए, बिकॉज डीएलआर इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन इन द कैट एग्जाम since the last 2 or 3 years. Definitely, DLR is not easy. I say DLR is the most difficult. Verbally is you can crack easily, but you had not you still not solve 300 DLR sets since now still till the date now. Then it's very difficult for you to crack in exam. DLR section actually you can crack VRC section or quant section easily. But if you had not preparation for your DLR sections, then it's very difficult for you to crack, definitely. बिकॉज पहले जैसा नहीं, पहले डीएलआर सेक्शन के लिए बहुत टाइम, वन वन घंटा होता था, और उसमें 6-7 सेट्स आते थे, तीन तीन इजी आते थे, पर पहले जैसा अब नहीं। अब सिर्फ 4 सेट्स आते हैं एग्जाम में, और उसमें से भी एक ही इजी होता है, वो भी ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेल वेल प्रिपेयर फॉर योर डीएलआर सेक्शंस। क्वांट में इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, 5 to 6 क्वेश्चन इजी आएंगे, 10 to 11 क्वेश्चन मीडियम आ जाएंगे। इसमें से आपने 13-14 तो आसानी से निकल जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि क्वांट आपका कोई इशू होगा, पर मुझे लग रहा है कि डीएलआर को बहुत ही सीरियसली लो, हर स्टूडेंट लेना चाहिए हर स्टूडेंट को, क्योंकि एग्जाम में डीएलआर सेक्शन बहुत डिफिकल्ट आता है। बीआरसी में, और अगर आप यहाँ से सिर्फ मॉक का भी एनालिसिस करेंगे ना, और मॉक्स का भी एनालिसिस करेंगे, तो बीवीआर से निकल जाएगा, और डीएलआर मतलब कॉन्ट भी निकल जाएगा। पर डीएलआर को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सेट्स करने पड़ेंगे, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो ये हो गई 3 सेक्शंस के बाद। अब डी डे पे क्या करना होगा? डी डे पे तो आप 25 को तो पूरे फुल डे रेस्ट लीजिए, और 26 पे वेल एनर्जी मेंटेन करना एग्जाम में, क्योंकि कुछ लोगों का स्लॉट होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि आपका एग्जाम का स्लॉट कौन सा है, उस स्लॉट में अभी से एग्जाम देना स्टार्ट कीजिए। मतलब आपका मॉर्निंग स्लॉट है, इवनिंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है, उसी स्लॉट में एग्जाम देना चाहिए। क्योंकि उस स्लॉट में अगर तुम यूज हो जाओगे ना, उस टाइम मतलब प्रिपरेशन में आपकी एनर्जी हाई लेवल रहेगी, हाई हाई पॉइंट पे, पिक पॉइंट पे होगी ना तुम्हारी, तो आप बहुत ही इजीली क्रैक कर पाओगे।
अगर पूरे उस लेवल पे अगर आपकी एनर्जी डाउन होगी ना, तो आप ठीक से क्वेश्चंस नहीं देख पाओगे, या ठीक से उस टाइम पे मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये एक बात ध्यान देना कि आपका स्लॉट कौन सा है, आपको मॉक्स उसी स्लॉट में देनी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैं इसे प्रिपरेशन करता था ना, तब कभी कभी क्या होता था, मतलब कभी कभी क्या होता था, मुझे ऐसा होता था कि मैंने कभी कुछ कुछ मॉक्स में मुझे आता था, पर मेरे एनर्जी लेवल बहुत ही लो रहती थी, तो मैं गलत ट्रिक टिक करता था, या ज्यादा मतलब उसमें स्कोर कम आ जाता था। तो मैंने वो चीज को बाद में रियलाइज किया था कि आपको मॉक्स के टाइम पे आपके लिए हाई एनर्जी लेवल रखनी है। अगर आपके लिए एनर्जी हाई नहीं रहेगी ना, तो इट्स वेरी गुड चांस यू चूज अ रॉन्ग आंसर। सो आपके मॉक्स के टाइम पे हाई एनर्जी लेवल रहे, ये भी ध्यान रखना। और क्या किया था मैंने, ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और मैंने क्या किया था, डी डे पे डी डे का हो गया, तो इतना ही। बाकी तो मेहनत करते रहिए, देखेंगे रिजल्ट कैसे आते हैं। और मैं मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मेरे बायो में डाल रहा हूँ, अगर आपको डाउट हो के तो वहाँ पे पूछ लेना। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं मेरे क्लास में, कि डाउट पूछते हैं, पर कभी कभी मैं नहीं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर पाता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बट कोई बात नहीं, कुछ लोगों का जितना का हो सके उतना कहता हूँ मैं। एक वीडियो जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हो गए ना आपके, उसको मैं देखूंगा, और उस पे वीडियो बना के मैं डेफिनेटली यूट्यूब पे डालूंगा, और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और एक बात, मैं इस फरवरी से कैट के प्रिपरेशन के लिए मैं भी बैच ऑनलाइन यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं बहुत ही जल्दी मेरी एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। और उसमें मैं टीचर भी हायर करूंगा, और मैं एक विहार से एक सेक्शन लूंगा, और हो सके तो कॉन्ट भी लूंगा। तो मेरी जॉब भी होती है, तो कभी कभी नहीं होता, पर मैं ट्राई करूंगा। आपके सारे तो अगर जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, वो डेफिनेट। सॉरी, सॉरी फॉर ग्लिच गाइस, बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, तो इस वजह से गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे आपके लिए फ्री बैचेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और मैं और मेरी टीम यहाँ पे बहुत ही जल्दी लेक्चर लेना स्टार्ट करेगी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इतना ही कहूँगा। चलो बाय।